दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिस रहस्य की परतें अब खुलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह चौकन्ना कर दिया है। शुरुआत एक छोटे से सुराग से हुई थी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर से मिले कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा से, और उस सुराग ने धीरे धीरे एक ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क का दरवाजा खोल दिया जिसकी कल्पना भी सुरक्षा एजेंसियां महीनों पहले तक नहीं कर सकती थी। जांच के सामने आया अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ डॉक्टरों और रिसर्च स्कॉलर्स को विदेश से बम बनाने के 42 वीडियो भेजे गए थे। ये कोई साधारण ट्यूटोरियल वीडियो नहीं थे। ये वीडियो आईईडी तैयार करने, कार ब्लास्ट की मैकेनिक्स समझाने, रिमोट ट्रेनिंग सिस्टम की तकनीक दिखाने और लो कास्ट लेकिन हाई इम्पैक्ट धमाके की पूरी कार्य प्रणाली सिखाने वाले थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलर्स जैसे पढ़े लिखे लोग किसी आतंकी मॉड्यूल की रीढ़ बनकर काम कर रहे थे। इस नेटवर्क का सबसे भयावह हिस्सा था एक ऐसा हैंडलर जिसकी पहचान आज तक सिर्फ एक नाम तक सीमित है, कमांडर हंजुल्ला। जी हाँ, जांच में पता चला कि डॉक्टर मुजमिल नाम के व्यक्ति से पहली बार कमांडर हंजुल्ला का संपर्क मौलवी इरफान वांगी के जरिए हुआ था। इरफान वांगी ही वो कड़ी था जिसने मुजमिल को इस नेटवर्क की साजिशों से जुड़ा और हंजुल्ला से जुड़वाया। हंजुल्ला कोई सामान्य आदमी नहीं था। उसके हर संदेश, हर वीडियो, हर ऑडियो क्लिप में एक साजिश छिपी थी। वो पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है और उसके नाम वाले पोस्टर पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के नौगांव इलाके में मिले थे। उन पोस्टरों पर कमांडर हंजुल्ला भाई लिखा था और सुरक्षा बलों को सीधी धमकी भी दी गई थी। ये बात अपने आप में साफ संकेत थी कि आईटी और डिजिटल एन्क्रिप्शन के युग में आतंकी नेटवर्क कैमरे के सामने आए बिना भी सोशल मीडिया और प्राइवेट चैट के जरिए बड़े धमाके की प्लानिंग तैयार कर चुका था। लेकिन हंजुल्ला के अलावा दूसरा नाम और भी बड़ा रहस्य बनकर सामने आया, उकासा। उकासा तुर्की की राजधानी अंकारा में रहने वाला एक विदेशी हैंडलर था और वो इस पूरे नेटवर्क में डिजिटल दबदबा रखता था। हैरानी की बात यह है कि अपनी तुर्की यात्रा के दौरान डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर ने इसी उकासा को मार गिराया। इस सुराग ने जांच को एक और मोड़ दे दिया। एजेंसियां तलाश रही हैं कि उकासा को क्यों मारा गया। क्या नेटवर्क के अंदर कोई टकराव हुआ था? क्या उकासा ने किसी रहस्य या किसी बड़े प्लान को लेकर मुजमिल और उमर पर दबाव बनाया था, या फिर इस मॉड्यूल में अंदरूनी क्लीन अप शुरू हो चुका था जहां ऐसे लोग हटाए जा रहे थे जो भविष्य में कमजोर कड़ी बन सकते थे? ये सवाल अब भी जांच की फाइलों में अनुत्तरित पड़े हैं। जी हाँ, इधर एक और इंटरनेशनल नेटवर्क के लिंक खुल रहे हैं तो दूसरी ओर हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस कहानी की सबसे बड़ी जड़ बनकर उभर रही है। ये वही जगह है जहां डॉक्टरों और शिक्षकों के बीच सफेद कोट और लैब की मशीनों के बीच किसी गुप्त कैमरे में बैठकर देश दुनिया को हिलाने वाली योजना बन रही थी। इसी कारण फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग और हाई लेवल एसआईटी का गठन किया, जिसमें 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 1 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक शामिल हैं। एसआईटी की जांच अब उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां विश्वविद्यालय के हर दरवाजे, हर विभाग, हर ट्रांजैक्शन और हर टेक्निकल लैब को जांच के दायरे में लाया जा चुका है। विश्वविद्यालय के भीतर कौन कौन से शिक्षकों और कर्मचारियों के संपर्क विदेशों में थे, किस किस छात्र की अचानक विदेश यात्राएं बढ़ी, किस किस लैब में प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल बढ़ा, ये सब अब जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये मॉड्यूल केवल दिल्ली ब्लास्ट केस तक सीमित नहीं था, बल्कि ये नेटवर्क 3 राज्यों तक फैला हुआ था। इसी नेटवर्क के कुछ हिस्सों को तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक कैब ड्राइवर, एक उर्दू शिक्षक और एक मौलवी को हिरासत में लिया है। पहली नजर में ये लोग मामूली किरदार लग रहे थे, लेकिन इनके पास इतनी जानकारियां हैं जो इस नेटवर्क को पूरी तरह नेशनल लेवल मॉड्यूल साबित कर सकती है। ये भी सामने आया कि लोगों का काम सिर्फ संदेश पहुंचाने का नहीं था, बल्कि कई बार ये अपनी ही समुदाय के युवाओं को ब्रेन वॉशिंग सेंसस में ला देते थे।
ये कैब ड्राइवर की भूमिका भी जांच में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वही उन यात्राओं का गवाह है जो डॉक्टर नेटवर्क के कुछ लोगों को दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं के बीच ले जाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कमांडर हंजुला आखिर है कौन? क्या वो असली व्यक्ति है या एक नाम जो अलग अलग समय पर अलग अलग हैंडलर्स इस्तेमाल करते हैं? कई वीडियो में आवाज का टोन, भाषा का लहजा और बोलने का तरीका अलग अलग मिला है। इस बात का शक पुख्ता हो रहा है कि कमांडर हंजुला वास्तव में एक कोड नाम है जिसे जैश-ए-मोहम्मद या उससे जुड़े नेटवर्क के साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए तैयार किया गया है। इस नाम का इस्तेमाल करने वाले लोग बदलते रहते हैं, लेकिन नाम वही रहता है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके और एक छाया और जैसे दुश्मन का डर बन सके। जांच का विस्तार अब डिजिटल फोरेंसिक, अंतर्राष्ट्रीय कॉल रिकॉर्डर्स, चैट बैकअप और यहाँ तक कि 42 वीडियो के हर फ्रेम की गहन जांच तक पहुंच गया है। एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर रही है, जिसमें विश्वविद्यालय की गतिविधियां, स्टाफ के विदेशी संपर्क, लैब उपयोग और डिजिटल फुटप्रिंट्स की विस्तृत जानकारी शामिल होगी। इस मामले ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने साफ कर दिया है कि आधुनिक आतंकी नेटवर्क अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों, रिसर्च लैब और अकादमिक वातावरण की आड़ में भी पनप रहा है। आने वाले दिनों में ये जांच भारत की सुरक्षा रणनीति और इंटेलिजेंस स्टाइल को बदल सकती है। ये पहली बार है जब एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े लिखे, प्रतिष्ठित, सामाजिक रूप से सम्मानित लोगों का एक समूह डिजिटल आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा पाया गया है। सवाल ये है, क्या ऐसे और भी संस्थान हैं? क्या ऐसे और भी हंजुला भारत में सक्रिय है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 42 वीडियो का असली मकसद सिर्फ एक धमाका था या इससे भी बड़ी कोई साजिश? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला अब सिर्फ एक ब्लास्ट केस नहीं रहा बल्कि भारत की सुरक्षा के सबसे बड़े प्रशिक्षणों में से एक बन चुका है। आने वाले हफ्तों में इस नेटवर्क का असली चेहरा सामने आएगा और शायद देश पहली बार समझ पाएगा कि डिजिटल आतंकवाद किस हद तक अपने पांव फैला चुका है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।